लॉर्ड लिटन के बाद में जो बने थे वो थे लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन जो है 1880 से लेकर के 1884 तक वायसराय रहे। इनको उदारवादी वायसराय कहा जाता है। उदारवादी वायसराय लॉर्ड रिपन। और हमने बात की थी पहले कि क्लीमेंसी या दयालु, वो किसको कहते थे? क्लीमेंसी या दयालु कहा जाता था डलहौजी को। डलहौजी को नहीं, कैनिंग को। और कैनिंग को क्यों कहते थे? क्योंकि इसने जो हमारे यहाँ के 1857 की क्रांति में जो क्रांतिकारी थे उनके साथ काफ़ी उदार व्यवहार किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिपन की पुस्तक थी ड्यूटी ऑफ एज। अगर पुस्तक का नाम पूछा जाए, ड्यूटी ऑफ एज, तो ये किसकी थी? रिपन की। फैक्ट्री एक्ट आया था इसके टाइम पे, और ये पहला फैक्ट्री एक्ट था 1881 में। और आप देख सकते हैं जो फैक्ट्री एक्ट आया था उसमें क्या था कि जो महिलाएं थी और बच्चे थे इनकी कार्यावधि के घंटों को सीमित कर दिया गया था। इसमें व्यवस्था की गई थी कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगा दी थी। और 7 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे थे वो 9 घंटे तक काम करेंगे प्रतिदिन, और महीने में 4 दिन छुट्टी का प्रावधान था। तो आप देख सकते हैं पहला फैक्ट्री एक्ट आया था यहाँ पे, उसमें 7 वर्ष से कम के जो बच्चे थे उनको तो फैक्ट्री में काम करने पर रोक लगा दी। और 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे थे उनके लिए व्यवस्था की गई कि ये 9 घंटे काम कर सकते हैं और महीने में इनको कम से कम 4 छुट्टी मिलनी चाहिए। आगे देखते हैं। शिक्षा के लिए 1882 में हंटर आयोग जब आया था तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे लॉर्ड रिपन ही थे। पहली नियमित जनगणना हुई थी 1881 में, तो उस टाइम पर भी यही थे। और इसके बाद हर 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना हुई। और ये बात ध्यान रखने वाली है कि 1872 में एक अनियमित जनगणना भी हो चुकी थी। अगर पहली जनगणना पूछी जाए तो 1872 में, और पहली बार नियमित जनगणना जो हुई थी वो 1881 में। ठीक है, आगे देखते हैं। मेयो द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण को आगे बढ़ाते हुए लॉर्ड रिपन ने 1882 में राजस्व को 3 भागों में बांटा। और इन्होंने राजस्व को 3 भागों में कौन कौन से बांटा? एक तो साम्राज्यवादी मद, इंपीरियल, दूसरा विभक्त मद, डिवाइडेड, और तीसरा प्रांतीय मद, प्रोविंशियल। तो साम्राज्यवादी हो गया, विभक्त मद हो गया, और प्रांतीय मद हो गया। आगे आप देख सकते हैं इल्बर्ट विल विवाद। तो इल्बर्ट विल विवाद के बारे में जान लेते हैं। जो इल्बर्ट है ये कौन थे? ये भारत सरकार के विधि सदस्य थे। और इल्बर्ट ने 1883 में भारतीय मजिस्ट्रेट जो थे उनको यूरोपीय मजिस्ट्रेटों के समान अधिकार दिलाने के लिए एक विधेयक तैयार किया, जिसके द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को भी फौजदारी मामलों में यूरोपीय लोगों के मुकदमों को सुनने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, अधिकार देने की बात की गई थी। तो ब्रिटिश जाति ने इस बल का प्रबल विरोध किया, और इस विरोध को सफ़ेद विद्रोह कहा जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि सफ़ेद विद्रोह क्या था तो आपके दिमाग में तुरंत 1883 घूमना चाहिए। इल्बर्ट विल विवाद जो है उसी को बोलते हैं सफ़ेद विद्रोह, है ना। और रिपन मूल बिल पास करवाने में असफल रहा था, और 1884 में से संशोधित रूप में पारित किया जा सका, जिसके तहत यूरोपीय अपराधी ज्यूरी की मांग कर सकते थे जिसके आधे सदस्य यूरोपीय हो। तो देखिए भारतीयों को अधिकार नहीं दिया गया। आगे देखते हैं। लॉर्ड रिपन जो है सर्वाधिक लोकप्रिय भारतीय वायसराय था, और इसने जो सेकंड अफगान युद्ध था उसको 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। तो 1878 में जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था उसको समाप्त किसने किया था? रिपन ने। रिपन को भारतीय नागरिकों द्वारा महानुभाव रिपन, जेंटलमैन या महानुभाव की उपाधि दी गई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा भारत का उद्धारक कहा गया इन्हें। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उन्होंने भी भारत का उद्धारक कहा इनको। और सिविल सेवा में जो प्रवेश की न्यूनतम आयु थी 19 वर्ष, उसको बढ़ा करके वापस 21 कर दिया इसने। और 1831 में बेंटिंग द्वारा हड़पे गए मैसूर राज्य को 1881 में पुराने राजवंश को पुनः लौटा दिया। तो हमने पढ़ा था कि 1831 में बेंटिंग ने मैसूर को मिला लिया था, तो इन्होंने 1881 में इसको वापस दे दिया। मतलब 50 साल बाद मैसूर को वापस उनके पुराने राजवंश को दे दिया। आगे हम देखते हैं कि रिपन था, उन्होंने 1882 में
कुछ समय के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रमेश चंद्र मित्र को भी नियुक्त किया था और वे मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे। तो अगर कोई चीफ जस्टिस बना है तो वो कौन था? भारत का पहला रमेश चंद्र मित्र। ठीक है, तो रिपन ने रमेश चंद्र मित्र को, किनको? रमेश चंद्र मित्र को क्या बना दिया? रमेश चंद्र मित्र को भारत का पहला, वे मतलब भारतीय न्यायाधीश बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और रिपन ने ग्लैडस्टन द्वारा मिस्र में भेजी गई भारतीय सेना की टुकड़ी के व्यय के विवाद पर त्याग पत्र दे दिया और इन्होंने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। ये इनके वर्ड्स थे। और रिपन की विदाई के समय जनता धर्मशाला से बम्बई तक पैदल गई थी। तो देखो कितनी अच्छी बात है कि ब्रिटिश गवर्नर था लेकिन भारतीय जनता धर्मशाला से बम्बई तक पैदल गई थी इनकी विदाई के टाइम पर। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा बर्ताव किया था भारतीय के साथ में। तो रिपन को उदार गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। फिर बने थे डफरिन, और डफरिन जो थे 1884 से लेकर के 1888 तक रहे थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय में हुई थी। ये ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे या वायसराय कौन थे? सॉरी, गवर्नर जनरल का पद तो समाप्त हो गया था, तो वायसराय पूछा जाता है। तो आपको 1885 में डफरिन को बताना है। डफरिन वायसराय कब थे ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में, और बर्मा का अंतरिम रूप से जो पूर्ण अधिग्रहण हो गया था वो 1886 में हो गया था। तो बर्मा का पूर्ण रूप से अधिग्रहण 1886 में डफरिन के टाइम पे। अगला है डफरिन के समय बंगाल, अवध व पंजाब में क्रमशः टेनेंसी एक्ट पारित हुए। तो ये कई बार पूछा जाता है, बंगाल, अवध और पंजाब में। तो देखिए 85 में बंगाल में, अवध में, 86 में और 87 में आपका पंजाब हो गया टेनेंसी एक्ट। 1886 में डफरिन ने सिंधिया को ग्वालियर पुनः लौटा दिया। तो देखा आपने, 1881 में तो मैसूर को लौटा दिया और 1886 में इन्होंने ग्वालियर को लौटा दिया। और डफरिन के समय इंपीरियल सर्विस कोर की स्थापना की गई। डफरिन के समय इंपीरियल सर्विस कोर बनाया गया। और 1886 में एट चिंसन के नेतृत्व में लोक सेवा आयोग की स्थापना, लोक सेवा आयोग की स्थापना 1886 में एट चिंसन के नेतृत्व में की गई, ये ध्यान रखना। और डफरिन ने कहा अंग्रेजों को वह पाठ सदा याद रखना चाहिए जो उन्होंने 1857 में भयावह अनुभवों से सीखा था। आगे देखते हैं लॉर्ड लैंसडाउन, ये 1888 से 1894 तक रहे थे और इनके टाइम पे दूसरा फैक्ट्री एक्ट आ गया था। दूसरा फैक्ट्री एक्ट 1891 में और पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में। ठीक है, पहला 1881 में और दूसरा 10 साल बाद कब? 1891 में। ठीक है, दूसरा फैक्ट्री एक्ट पारित। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ और इसके समय में भारत और अफगानिस्तान के बीच सर मार्टिमर ड्यूरेंट ने 1893 में सीमा रेखा तय की, जो डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा जब खींची थी उस टाइम पे भारत के जो वायसराय थे वो थे लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, तो मॉर्टिमर ड्यूरेंट ने 1893 में सीमा रेखा तय की थी और ये थी ड्यूरंड रेखा। 1891 में मणिपुर विद्रोह हुआ। और फिर देखते हैं भारतीय रियासतों की सेनाओं को संगठित किया गया, वह उन्हें साम्राज्य सेवा सेना का नाम दिया गया, इंपीरियल सर्विस आर्मी। भारतीय रियासतों की सेनाओं को संगठित किया और उन्हें साम्राज्य सेवा सेना का नाम दिया गया, साम्राज्य सेवा लैंसडाउन के समय। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि जो लैंसडाउन थे ये 1888 से 94 तक रहे थे। तो इस टाइम पर ये जो अपना सम्मति आयु अधिनियम है ये आ गया था 1891 में। और इसमें क्या था, जिस लड़कियों की जो विवाह की न्यूनतम आयु थी वो कितनी कर दी? 12 वर्ष कर दी थी इसमें। और इसका बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? तिलक ने इसका विरोध किया था, ये सम्मति आयु अधिनियम का। ठीक है, आगे देखते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो थे ये 1894 से 99 तक रहे और 1895 में चित्राल में विद्रोह हुआ। 1896-97 का ये दुर्भिक्ष, अकाल और प्लेग की बीमारी के लिए काफ़ी जाना जाता है। ये जो 1896-97 इसी टाइम पे आपको पता होगा कि जो चापेकर बंधु थे
उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक रैंड और एरस्ट नाम के जो अंग्रेज थे उनकी हत्या कर दी थी। छोटा नागपुर में मुंडाओं ने विद्रोह किया, तो मुंडाओं का विद्रोह भी छोटा नागपुर में इसी समय पे। जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में अकाल आयोग भी बना। जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में अकाल आयोग बना 1897 में। तो हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से आयोग पढ़ चुके हैं हम। एक तो स्ट्रेची आयोग पढ़ा हमने, स्ट्रेची आयोग। हमने कैंपबेल आयोग भी पढ़ा है, कैंपबेल आयोग। तो स्ट्रेची आयोग कब था, 1880 के आसपास था। कैंपबेल कब था, 1866 के आसपास था। और अब हम पढ़ेंगे लॉयल आयोग, और ये कब था, ये 1897 के आसपास है। ठीक है, आसपास क्या, एग्जैक्ट डेट यही है। और भारतीय सेना का एकीकरण इस टाइम पे किया गया था। हम ऊपर बात कर चुके हैं कि रियासती और साम्राज्य सेना को मिला करके साम्राज्य सर्विस आर्मी बनाई थी इन्होंने। और आगे देखते हैं हम। लॉर्ड एल्गिन जो था द्वितीय, उन्होंने उनका एक कथन फेमस है, और यह है कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है, और तलवार के बल पर ही इसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जा सकता है। और 1898 में पुलिस अन्वेषण में उंगली छापा का प्रयोग, फिंगरप्रिंट का प्रयोग, पुलिस अन्वेषण में इन्होंने जो ये उंगली छापा या फिर फिंगरप्रिंट होता है उसका उपयोग करना स्टार्ट कर दिया था। लॉर्ड कर्जन आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अलोकप्रिय था, प्रतिक्रियावादी वायसराय था। कर्जन ने सीमांत युद्ध लड़ा। द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट, इन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट ये बुक लिखी थी। और एडमंड बर्क ने एन ओपन लेटर टू लॉर्ड कर्जन लिखी। बर्क ने इनके ऊपर लिखी थी एक ओपन लेटर टू लॉर्ड कर्जन। रोनाल्ड सिंसे ने भी कर्जन की जीवनी लिखी थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको ये प्रतिक्रियावादी ध्यान रखना है। और द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट इनकी खुद की बुक थी। और एडमंड बर्क इन्होंने ओपन लेटर टू लॉर्ड कर्जन लिखा था, और रोनाल्ड ने कर्जन की जीवनी लिखी थी। आगे देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1904 में लॉर्ड एम्पिटल कार्यवाहक गवर्नर जनरल या वायसराय रहे, अतः कर्जन के 2 कार्यकाल रहे। लॉर्ड एम्पिटल को भी थोड़े टाइम के लिए बनाया था। 1899 में आप देखते हैं कि भारतीय मुद्रण एवं पत्र मुद्रा अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी पाउंड को भारत में लीगल टेंडर बनाया गया। अंग्रेजी पाउंड को भी यहाँ पे लीगल टेंडर बनाया गया इनके टाइम पे, और उसका मूल्य 15 रुपये निर्धारित किया गया। 1901 में भारत में पहली बार जातिगत जनगणना करवाई गई, ध्यान रखना। 1901 में कास्ट सेंसस हो गया था हमारे यहाँ पर। और पहली जनगणना 1871 में, और पहली जो नियमित जनगणना थी वो कब थी, 1881 में। ठीक है, एक बार 1871 की तरफ पहुँच जाते हैं हम लोग। पहली बार जो नियमित जनगणना 1881 में, और जो पहली अनियमित हुई थी वो 1872 में थी, 71 में नहीं थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। कृषि के विकास के लिए कृषि इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गई कर्जन के द्वारा। कृषि विभाग का गठन भी बनाया कर्जन ने। तो कर्जन कैसे आप लगा देना कि कृषि इंस्पेक्टर बनाया, कृषि विभाग बनाया, और आप देख सकते हैं 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का निर्माण। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। जो आपका यूनिवर्सिटी एक्ट आया था ये कब आया था, 1904 में, कर्जन के टाइम पे। और 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून का निर्माण, पुरातत्व विभाग की स्थापना की। और जॉन मार्शल जो है इन्होंने पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक बने। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो पुरातत्व विभाग है इसके पहले महानिदेशक कौन थे, तो जॉन मार्शल, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आप देखो कर्जन के टाइम पे क्या क्या बात की हमने। कर्जन के टाइम पे कैसे हमने कहा कि कृषि इंस्पेक्टर का पद सृजित हुआ, कृषि इंस्पेक्टर बना, कृषि विभाग बना, और कैसे आप ये ध्यान रखना कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट भी आया था। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में। और निगम में निर्वाचित एक्ट 1899 द्वारा निगम में निर्वाचित सदस्यों की कटौती, निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कटौती। और कर्जन के समय 1930 में दिल्ली दरबार हुआ। दिल्ली दरबार हुआ, और जो दिल्ली दरबार हुआ इसमें कौन आए थे, एडवर्ड सप्तम आए थे इसमें।
दिल्ली दरबार में एडवर्ड सप्तम आए, और एल्बर्ट सप्तम कौन थे? एल्बर्ट सप्तम या अल्बर्ट ब्रिटेन के सम्राट थे। अल्बर्ट हॉल बना हुआ है जयपुर में, आप देखना कभी, इन्हीं के नाम पे है वो, अल्बर्ट के नाम पे। और दिल्ली दरबार हुआ था 1903 में। 1904 में आप देख सकते हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट आया था। ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट 1904 में आया था। और 1905 में बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई, और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का गठन वह पुराने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत से अवध व आगरा को निकालकर संयुक्त प्रांत बनाया। अवध व आगरा को निकालकर संयुक्त प्रांत बन गया। अब देखते हैं आप 1904 में, आप देख सकते हैं ये जो कर्नल यंग हस्बैंड थे, इनके नेतृत्व में एक मिशन ल्हासा गया और ल्हासा की संधि हुई थी। यंग हस्बैंड कहाँ गए थे? एक मिशन लेकर के ल्हासा तिब्बत गए थे इनके टाइम पे। ये भी कई बार पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यंग हस्बैंड के नेतृत्व में जो गया था उस टाइम पे अपने ये कौन थे, यहाँ पे वायसराय कौन थे, और कौन सा मिशन गया था यंग हस्बैंड में? ल्हासा तिब्बत का। कब गया था? ये 1904 में गया था। 1904 में कौन सा एक्ट आया था? यूनिवर्सिटी एक्ट आया था। थोड़ा सा डेट का भी ध्यान रखना, इनका क्रम पूछा जाता है कई बार। तो ये कृषि वाला 1901 हो गया, जातिगत जनगणना पहले हो गई थी, फिर 1904 में ये अपना यूनिवर्सिटी एक्ट आ गया, फिर 1904 में ही पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बन गए जॉन मार्शल। ये दिल्ली दरबार 1903 में हो गया था, ये ध्यान रखना है। और ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट ये 1904 में हो गया था। 5 में स्वदेशी स्टार्ट हो गया, और यंग हस्बैंड के नेतृत्व में ल्हासा की संधि 1904 में हो गई थी। 1905 में भारत लोक सेवा मंडल का गठन। 1905 में पूसा, तो पूसा में जो कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, ये भी इनके टाइम पे की गई थी। तो हमने क्या क्या देखा? अब देखिए, कृषि अनुसंधान केंद्र भी कर लो। कैसे कृषि अनुसंधान केंद्र भी कर लो आप, कैसे कृषि अनुसंधान केंद्र भी हो गया। 1934 में भूकंप से नष्ट हो गया, और पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र को इसी नाम से दिल्ली में स्थापित किया गया है। झेलम नहर का निर्माण करवाया। भारत को स्वर्ण मानकों में शामिल किया गया है, गोल्ड स्टैंडर्ड में शामिल किया गया, और सोने की मुद्रा को कानूनी सिक्का घोषित किया गया। 1900 में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, पंजाब लैंड पर जो है ये एक्ट आया। और किचनर जांच के तहत प्रत्येक सैनिक बटालियन को एक कड़े परीक्षण से गुजरना आवश्यक था। किचनर जांच में नहीं के टाइम पे करजन किचनर विवाद भी आया था यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं किचनर जांच के तहत प्रत्येक सैनिक बटालियन को एक कड़े परीक्षण से गुजरना आवश्यक था। करजन ने वाणिज्य व उद्योग विभाग की स्थापना की, कृषि की और वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की भी स्थापना कर दी करजन ने। और सबसे अधिक रेलवे लाइन करजन के काल में बनी, तथा रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ। सर्वाधिक रेलवे लाइन किसके टाइम पे? करजन के टाइम पे। ये पॉजिटिव चीज़ लग रही है यहाँ पे। और करजन का कार्यकाल शिष्टमंडलों एवं आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। तो किसके काल को जो है शिष्टमंडलों और आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है? तो करजन हो गया। अब करजन के काल में कई आयोग गठित बने थे। तो आप देख सकते हैं अकाल आयोग जो बना था 1900 में, तो मैकडोनल्ड आयोग बना था अकाल के बारे में। सिंचाई आयोग कब बना? 1901 में। कोलिन स्कॉट मॉनक्रिफ। रेलवे सुधार 1901 में थॉमस रॉबर्टसन। पुलिस आयोग 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1902 में सर थॉमस रेले। पुलिस आयोग भी इनके टाइम पे बना था, विश्वविद्यालय आयोग भी इनके टाइम पे बना था, रेलवे सुधार आयोग भी इनके टाइम पे बना था। तो रेलवे का तो आप कर लेना, आर से रॉबर्टसन के नेतृत्व में बना था। पुलिस का आप कर सकता है फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर। पुलिस क्या करती है? अपराधी को फ्रीज करती है ना, तो आप पुलिस का क्या करेंगे? फ्रेजर। और विश्वविद्यालय आयोग तो आपको ध्यान रहता है, रेलवे आयोग तो काफ़ी फेमस है ये। और जो सिंचाई आयोग है, तो सिंचाई आयोग में आप देख सकते हैं स्कॉट मीन क्रिफ। स्कॉट मीन क्रिफ, मीन मतलब मछली होती है ना, मछली कहाँ पानी में मिलती है, पानी से क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। हालांकि स्कॉट मीन क्रिफ आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, नहीं इतना ज़रूरी भी नहीं है। अकाल आयोग, तो अकाल आयोग में अकाल आयोग कौन सा था? मैकडोनल्ड आयोग जो था अकाल आयोग था।
आजकल तो लोग मैकडोनाल्ड के बर्गर खा खा के पागल हो रहे हैं, पहले खाने को नहीं मिला था। और उस टाइम पे आयोग का नाम देखो क्या रखा है इन्होंने, मैकडोनल्ड। ठीक है, तो 1900 में कौन सा हो गया, मैकडोनल्ड। उसके बाद में सिंचाई आयोग बना। सिंचाई आयोग कौन, मीन क्रीफ। रेलवे बना रॉबर्टसन के टाइम पे। पुलिस आयोग बना फ्रेजर के नेतृत्व में, मतलब जो अध्यक्ष थे वो। और विश्वविद्यालय आयोग बना था थॉमस रेले। लॉर्ड कर्जन के समय भारत में सहकारिता की शुरुआत हुई और 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित, जिसके द्वारा नगरों व गांवों में सहकारी समितियों की स्थापना हो गई। तो सहकारिता की शुरुआत किसने की, कर्जन के टाइम पे। आपने देखा कृषि सहकारिता, सहकारी ऋण समितियां बनी और नगरों व गांवों में सरकारी समितियों की सहकारी समितियों की स्थापना की गई। और 1921 में, सॉरी 1901 में आप देख सकते हैं इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की गई। इसमें राजाओं तथा प्रतिष्ठित परिवारों के युवकों को अच्छे ढंग से सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी इंपीरियल कैडेट कोर। आगे देखते हैं, कर्जन का एक कथन बहुत फेमस है कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थियों को कभी डिग्री नहीं मिलती। पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थियों को कभी डिग्री नहीं मिलती। किसने कहा था, कर्जन ने। और कर्जन ने क्या कहा था कि मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनना चाहूँगा, ये कर्जन ने कहा था। और कर्जन ने एक रणनीति अपनाई थी जिसको कहते हैं फूट डालो और राज करो, क्योंकि भंग भंग इसी के टाइम पे हुआ था, तो ये इस टाइम पे काफ़ी चर्चा में रहा था। और 1904 में कर्जन ने कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था 1904 में। और कर्जन किचनर विवाद, इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है कई बार। कर्जन किचनर विवाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्यों हो जाता है इसमें देख लेते हैं हम। 1902 में क्या हुआ था, किचनर को भारत में सेनापति के पद पर नियुक्त किया। किचनर को क्या बनाया, सेनापति। ठीक है बात, आगे देखते हैं। किचनर ने एक प्रस्ताव रखा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से सैनिक सदस्य पद समाप्त किया जाए। ठीक है, तो किचनर ने कहा कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी है वहाँ से सैनिक सदस्य का पद समाप्त कर दिया जाए और सेना संबंधी जितने भी कार्य हैं उनका उत्तरदायित्व केवल सेनापति को सौंप दिया जाए। मतलब अपनी शक्ति बढ़वाना चाह रहा था किचनर। तो कर्जन जो था उसने किचनर के इस प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने किचनर का पक्ष लिया तो कर्जन को गुस्सा आ गया। उसने इसे अपना अपमान समझा और उसने क्या किया, अपना त्यागपत्र दे दिया 1905 में। और इसी को कहा जाता है कर्जन किचनर विवाद। ठीक है, तो अब आएगा तो आप आराम से कर दोगे। किचनर सेनापति थे, ये चाह रहे थे कि गवर्नर वायसराय की, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है उसमें से क्या किया जाना चाहिए, जो सैनिक सदस्यों के पद है उनको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन कर्जन ये इसके लिए तैयार नहीं था। इसको लेकर के दोनों में विवाद हुआ। तो बाद में ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि किचनर की बात है वो सही है, तो कर्जन ने इसको अपना अपमान समझा और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। आगे देखते हैं, सैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा, वर्तमान पाकिस्तान में एक कॉलेज इंग्लैंड के किम्बरले कॉलेज के नमूने पर खोला गया। किम्बरले कॉलेज के नमूने पर एक कॉलेज खोला गया क्वेटा। क्वेटा क्यों खोला गया, सैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए। भारतीय सेना को किचनर ने 2 कमानों में विभाजित किया। उत्तरी कमान का प्रधान केंद्र मरी और प्रहार केंद्र पेशावर तथा दक्षिणी कमान का प्रधान केंद्र पूना व प्रहार केंद्र क्वेटा थे। भारतीय सेना को किसने 2 भागों में विभाजित, 2 कमानों में विभाजित किया। तो जो उत्तरी कमान थी उस कमान का प्रधान कौन कौन से, मरी और प्रहार केंद्र पेशावर, और दक्षिणी कमान का प्रधान केंद्र बनाया गया पूना व प्रहार केंद्र क्वेटा। प्रधान केंद्र तो बना पूना और प्रहार केंद्र बना क्वेटा। यहाँ पे प्रधान केंद्र बना मरी और प्रहार केंद्र बना पेशावर।
कर्जन उस मोटर चालक के समान है जो रोज गाड़ी चमकाता है पर उन्हें पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, ये मॉन्टेग्यू ने कहा था। गोखले ने कर्जन को औरंगजेब कहा। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो कर्जन था उसकी तुलना औरंगजेब से किसने की थी, तो गोखले ने। और मोन्टेग्यू कहता है कि मोटर चालक के समान है। मॉन्टेग्यू ने कहा मोटर चालक के समान है जो रोज गाड़ी को तो चमकाता है पर उन्हें पता ही नहीं जाना कहाँ है। अब बात करते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय की। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो है ये 1905 से 1910 तक रहा था, मतलब 5 साल। और जो मिंटो प्रथम था वो 100 साल पहले 1807 से 1813 तक 5 साल के लिए रहा था। इनका पुत्र था ये। दो लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो था ये मिंटो फर्स्ट का पुत्र था। और इसके टाइम पे आप देख सकते हैं मुस्लिम लीग का गठन हो गया था। 1907 में आंग्ल रूस समझौता हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार आए थे 1909 में। और मार्ले मिंटो सुधार आपको पता ही है कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन के लिए जाने जाते हैं। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1909 में वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त प्रथम भारतीय बने 1909 में। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। एसपी सिन्हा 1909 में वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। 1910 में ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम की मृत्यु और जॉर्ज पंचम सम्राट बना 1910 में। जॉर्ज पंचम सम्राट बना था, ध्यान रखना। और राजनीतिक सुधारों के विषय में सलाह देने के लिए लॉर्ड मिल्टन ने अगस्त 1906 में सर एटी अरुंडेल की अध्यक्षता में अपनी कार्यकारिणी में 4 सदस्यों की समिति गठित की, जिसने अक्टूबर 1906 में रिपोर्ट दी। मिंटो द्वितीय राजनीति से अधिक घुड़सवारी में रुचि रखता था। तो अगर पूछा जाए आपसे जो मिंटो द्वितीय थे वो किस में इंटरेस्टेड थे, तो घुड़सवारी में इंटरेस्टेड थे। अगले आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। फर्स्ट कब आए थे? 1844 से 48 में आए थे, है ना। और आपको पता होना चाहिए फर्स्ट थे, इसने क्या करा था, दास प्रथा पर कुछ करा था। तो आप बताएंगे क्या करा था दास प्रथा पर, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को हम देखते हैं। इनका लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का पुत्र था ये। और 12 दिसंबर 1911 12/11, ठीक है, जॉर्ज पंचम भारत आया था। और भारत आने वाले ये एकमात्र ब्रिटिश सम्राट है। कौन? जॉर्ज पंचम। ये ध्यान रखना, भारत आने वाले एकमात्र ब्रिटिश सम्राट है। और जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कर दी। तो इसने आते ही कहा कि बंगाल विभाजन रद्द होगा और भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता से दिल्ली लाई जाएगी। 2 घोषणाएं की इन्होंने। और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन गया था। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब से है? 1912 से है, ठीक है। और 23 दिसंबर 1912 को जब हार्डिंग राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो चांदनी चौक में उन पर बम फेंक दिया। 23 दिसंबर को उन पर बम फेंका चांदनी चौक में, ठीक है। तो जॉर्ज पंचम कब आए थे? 12 दिसंबर को। और उसके कुछ दिन बाद ही इनके ऊपर चांदनी चौक बम फेंका गया। तो ये ध्यान रखना है। हार्डिंग कांड में कौन कौन थे ये आप लोग पढ़ के बताइए हमें। और अगला है प्रथम विश्व युद्ध जो है उसकी शुरुआत इनके टाइम पे हुई थी। 1912 ईस्वी में एल्सिंगटन आयोग बना था 1912 में। और सूरत का नमक विद्रोह भी इनके टाइम पे ही हुआ था। सूरत में नमक विद्रोह जो हुआ था वो भी इन्हीं के टाइम पे था। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब वापस लौटे थे तो उस समय भी हमारे यहाँ पे कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थे। अब बात करते हैं चेम्सफोर्ड के ऊपर। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक रहे थे। और इनके टाइम पे देखिए होम रूल लीग बना था। और भारतीयों को सेना में सम्राट का कमीशन मिलने की अनुमति। अगला है एसपी सिन्हा, बिहार के पहले भारतीय गवर्नर बने। तो अब प्रांतों में देखिए आप गवर्नर भारतीय बनना स्टार्ट हो गए।
और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहला गवर्नर बनाया कहाँ का, बिहार का, एसपी सिन्हा। आपने एसपी सिन्हा का क्या सुना था कि गवर्नर की कार्यकारिणी में अगर कोई फर्स्ट भारतीय गया तो वो कौन थे, एसपी सिन्हा थे। और बिहार के गवर्नर जनरल भी बनाए गए एसपी सिन्हा को। और मांटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में हुए थे। तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में हुआ। वह 1921 ईस्वी में एक संधि द्वारा अफगानिस्तान को विदेशी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र मान लिया गया। तो थर्ड आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में हुआ था, ध्यान रखना। और गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की जब शुरुआत की थी तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे कौन थे, चेम्सफोर्ड थे गवर्नर। चेम्सफोर्ड कब से कब तक रहे, 1916 से 1921 तक। और कम्युनिस्ट पार्टी की ताशकंद में मानवेंद्र नाथ राय ने स्थापना की थी कम्युनिस्ट पार्टी की 1920 में। कहाँ पर की थी स्थापना, ताशकंद में। किसने की थी, मानवेंद्र नाथ राय ने की थी। अब लॉर्ड रीडिंग की देख लेते हैं। लॉर्ड रीडिंग है, ये 21 से 26 तक रहा, 5 साल तक। और अब देख सकते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स 1 नवंबर 1921 को भारत आया। इनके टाइम पे मोपेला विद्रोह इसी समय हुआ था। चोरा चोरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था गांधी जी ने। और 1926 ईस्वी में श्रद्धानंद की दिल्ली में अब्दुल रशीद नामक मुस्लिम द्वारा हत्या, स्वामी श्रद्धानंद। 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई थी, श्रद्धानंद की। और किसने की थी, अब्दुल रशीद नामक एक मुस्लिम ने। लॉर्ड रीडिंग यहूदी थे और वे इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। और मुड्डी मैन समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित जो द्वैध शासन लगा था उस पर एक कमेटी बनाई थी, मुड्डी मैन रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी थी ये मुड्डी मैन समिति। और द्वैध शासन से संबंधित रिपोर्ट आई थी इनकी। और 1923 में नमक कर कानून पारित कर दिया गया। आगे देखिए आप, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो है 1926 से 31 तक रहे, ये भी 5 साल रहे। और 1927 ईस्वी में अंग्रेज सरकार व देशी रियासतों के संबंधों के जांच के लिए बटलर समिति बनी। कब बनी, 1927 में, आप ध्यान रखना, बटलर समिति। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। बटलर समिति को क्या कहते हैं, भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। क्यों बना था बटलर समिति, सरकार और देशी रियासतों के मध्य संबंधों की जांच के लिए। और बटलर समिति या बटलर कमीशन के आमुख कथन सर्वोपरि सत्ता सर्वोच्च। बटलर कमीशन, बटलर समिति, इंडियन स्टेट्स कमीशन, इतने नामों से जाना जाता है इन्हें। बटलर समिति बनी हुई थी कि सरकार व देशी रियासतों के संबंधों की जांच हो। 31 अक्टूबर 1929 दीपावली घोषणा, जिसका संबंध भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का। तो दीपावली पे गिफ्ट दिया इरविन ने, कहा कि भारतीयों को जो है डोमिनियन स्टेटस देने के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 1929, 31 अक्टूबर 1929 की बात थी ये। शारदा एक्ट इसी टाइम पे आया 1929 में। और 1929 में जो इरविन की बग्गी थी उस पर बम फेंका गया। 1929 ईस्वी में जो जतिन दास जी थे लाहौर जेल में, उन्होंने 64 दिन तक भूख हड़ताल की, इनको बागा जतिन भी कहते हैं। तो कौन सी जेल में थे कि लाहौर जेल में, और वहाँ पे उन्होंने 64 दिन की भूख हड़ताल की। कहीं कहीं जगह 23-63 दिन भी मिलते हैं। 64 दिन की भूख हड़ताल किसने की, जतिन दास ने की, और लाहौर जेल में की गांधी जी द्वारा। और 64 दिन भूख हड़ताल करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। और आप देख सकते हैं कि जो 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो इसी टाइम पे हुआ था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। और साइमन कमीशन जो था 1928 ईस्वी में भारत आया था इनके टाइम पे। 1929 ईस्वी में भारतीय श्रम पर व्हिटले आयोग बना, भारतीय श्रम पर बना था ये। और जिसकी नियुक्ति जिसने जुलाई 1931 में रिपोर्ट दी, ठीक है। व्हिटले आयोग भारतीय श्रम पर बना था। आगे देखते हैं विलिंगटन। तो विलिंगटन जो है स्वयं को क्या कहता था, मुसोलिनी कहता था। ये भी 5 साल के लिए बना था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें एकमात्र प्रतिनिधि कौन गए थे कांग्रेस से, गांधी जी। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ।
और 1931 से 34 तक कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ये ध्यान रखना। और इसके लगभग 1,20,000 सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया था, ये बहुत बड़ी बात है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ किसके टाइम पे? विलिंगटन के टाइम पे। विलिंगटन कब से कब तक रहा? 1931 से 36 तक। और सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से समाप्त हो गया इनके टाइम पे। और 1934 में बिहार में भूकंप आया था। अब बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो की। तो लॉर्ड लिनलिथगो जो है, इनका कार्यकाल 36 से 44 तक रहा। तो आप देख सकते हैं लगभग 8 साल तक लिनलिथगो रहे थे। और बेरन ब्रेबर्न कार्यवाहक गवर्नर बने थे, बेरन ब्रेबर्न। तो देखिए वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव आया था इस टाइम पे 8 अगस्त को। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त को। तो देखिए आप 8 को क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव, ये ध्यान रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध 39 में। रविंद्रनाथ टैगोर 1941 में मृत्यु हो गई। और आपको पता है 36 से 44 तक लिनलिथगो होते थे। रविंद्रनाथ टैगोर इन्हीं के टाइम पे मर गए थे। और लॉर्ड लिनलिथगो अप्रैल 1933 में बनी भारतीय वैधानिक सुधारों की संयुक्त प्रवर समिति का अध्यक्ष था। लॉर्ड लिनलिथगो जो भारतीय वैधानिक सुधारों की संयुक्त प्रवर समिति बनी थी उसका अध्यक्ष था 1933 में। और 1935 में अधिनियम का ढांचा बनाने में भी इसका हाथ था। तो अधिनियम का ढांचा बनाने में किसका साथ था? विलिंगटन का। क्रिप्स मिशन इसी के टाइम पे आया था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू इसी के टाइम पे हुआ था 1942 में। और भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए चैटफील्ड कमेटी बनी थी। चैटफील्ड कमेटी इसी के टाइम पे। चैटफील्ड। अगला देखते हैं लॉर्ड वेवेल। और लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 तक रहे थे। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति इसके टाइम पे हो गई थी। और भावी संवैधानिक सुधारों पर एक प्रकार से वीटो मिला। शिमला सम्मेलन में लीग को भावी संवैधानिक सुधारों पर एक प्रकार से वीटो मिल गया था। शिमला सम्मेलन हुआ 1945 में। 1946 में कैबिनेट मिशन। और 1946 में अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया था। और अंतिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। और आप देख सकते हैं 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली 20 फरवरी को एटली ने वैलेंटाइन डे के 6 दिन बाद 1947 में इसने घोषणा की कि 30 जून तक भारत को हम स्वतंत्र कर देंगे। तो कई बार ये डेट पूछी जाती है कि भारत को जो स्वतंत्र करना था वो 30 जून 1948 को करना था। लेकिन यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, तो उसके बाद अंग्रेजों को जल्दी ही भारत छोड़ के जाना पड़ा। फिर लॉर्ड माउंटबेटन आए 47 से 48 तक ये रहे। और ये भारत के अंतिम थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम थे। 24 मार्च 1947 को ये भारत के वायसराय बने। और जून 1948 तक गवर्नर पद पर रहे। तो जो घोषणा की थी 30 जून की, तो तब तक ये रहे। और जून 3rd प्लान के अनुसार 3 जून को इन्होंने एक प्लान दिया। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन की घोषणा कर दी। और माउंटबेटन नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा की जो परिषद बनी थी उसके अध्यक्ष बने थे माउंटबेटन। और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री एटली ने ये भारत की जो स्वतंत्रता का विधेयक था इसको पेश किया। तो लेबर पार्टी ने पेश किया था ये पूछा जाता है कई बार। और जिस पर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। तो 18 जुलाई को वहाँ के सम्राट थे, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। ये घटनाक्रम चल रहा है हमारा 1947 का। 4 जुलाई को तो पेश किया था और 18 जुलाई को ब्रिटिश सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया। सर क्लाउड ऑचिनलेक ब्रिटेन के भारत में अंतिम सेनाध्यक्ष। क्लाउड ऑचिनलेक ब्रिटेन के भारत में अंतिम सेनाध्यक्ष थे, सर्वोच्च कमांडर थे। और 1943 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 तक रहे और उसके बाद ये चले गए। 27 अगस्त 1979 को आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के आतंकवादियों ने माउंटबेटन की हत्या कर दी। तो माउंटबेटन जो था इनकी हत्या हुई थी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी
आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने 1979 में इनकी हत्या कर दी थी माउंटबेटन की, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। अब लास्ट में देखते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये रहे थे जून 1948 से 25 जनवरी 1950 तक। जून 1948। तो राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, श्री राजगोपालाचारी, और वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। और हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध इन्होंने पुलिस कार्रवाई की थी। किसके खिलाफ? हैदराबाद के खिलाफ। हैदराबाद। और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के राष्ट्रपति मनोनीत हुए। और कुछ चीज़ें दे रखी है यहाँ पे भारतीय न्याय प्रणाली के बारे में, इसको भी हम पढ़ ही लेते हैं। देखिए इसमें कहा गया कि 1861 ईस्वी में इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट पारित हुआ था। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, जिसके तहत 1867 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय तथा सदर दीवानी न्यायालय का विलय कर दिया गया। तो इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट कब पारित हुआ था? 1861 में। और इसमें उच्चतम न्यायालय और सदर दीवानी न्यायालय का विलय कर दिया गया था 1867 में। और कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों का गठन हुआ। 1858 में दंड संहिता और 1859 में सिविल दंड प्रक्रिया संहिता लागू हुई थी। और वारेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में, वारेन हेस्टिंग्स जो थे इन्होंने प्रत्येक जिले में दीवानी एवं निजामत अदालत और कलकत्ता में सदर दीवानी एवं सदर निजामत अदालतें बनवाई थी। रेवेन्यू बोर्ड की भी स्थापना की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। और जब कार्नवालिस आए तो उन्होंने न्यायाधीशों वाली जिला फौजदारी अदालतें, भारतीय न्यायाधीश वाली जिला फौजदारी अदालतें समाप्त कर दी और उनके स्थान पर 4 भ्रमणकारी न्यायालय सर्किट कोर्ट्स स्थापित किए। और उनमें से 3 बंगाल के लिए करे थे और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नर जनरल की जो सीरीज़ हमारी थी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आपसे मिलते हैं।